जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 14 मार्च और एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की पहली शिफ्ट में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए और आपको क्या क्या पढ़कर जाना है, एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। आज की शिफ्ट सबसे सरल शिफ्ट रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे सवाल। हमसे प्रश्न पूछा गया कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है। ट्रिपल जंप से है, तलवारबाजी से है, टेबल टेनिस से है, पैदल चाल से है। दोस्तों आपको याद रखना है भवानी देवी, इनका संबंध किस खेल से है, तलवारबाजी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों तलवारबाजी को फेंसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंसिंग इसको कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर लें, ऑप्शन में आपको ये भी देके पूछ सकता है। बात करते हैं ट्रिपल जंप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी सभी शिफ्टों के लिए। अगर आपसे कहा जाए एल्डोल पाल, एल्डोल पाल, इनका संबंध किससे? ट्रिपल जंप। दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अपने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था, इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना है। बात करते हैं टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। शरत कमल, शरत कमल, शरत कमल अंचिता, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस। इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम आप याद रखें, शरत कमल। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है 2022 में, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? शरत कमल अंचिता को दिया गया है। इस बात को भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसकी कितनी धनराशि दी जाती है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों पैदल चाल, इनका एक नाम आप याद रखिएगा, भावना जाट, भावना जाट, इनका संबंध किससे है? पैदल चाल से। इसको भी आप याद रखें। ये जितने सवाल दोस्तों बन सकते हैं मैंने आपको नोट करा दिए, इनको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। दोस्तों आप सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण खेल था। और यहाँ से आज आपसे 3 सवाल पूछे गए, वो क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो आपको याद होगा कुल 7 पदक जीते थे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको ऐसे याद करना है दोस्तों, जिसमें से एक क्या था? गोल्ड मेडल था, 2 क्या थे? सिल्वर मेडल थे, 3 क्या था? ब्रॉन्ज, 4 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। यानी कि भारत देश ने दोस्तों कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। और पदक तालिका में पहले दोस्तों भारत कौन से स्थान पर रहा था? ये 48वें स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर पदक तालिका में। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं टोक्यो ओलंपिक इसका शुभंकर क्या था। अब मैं आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें भारत देश ने कुल कितने पदक जीते थे? 19। भारत देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीते थे। और भारत देश कौन से स्थान पर रहा था? ये 24वें स्थान पर रहा था। इसको भी आप नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा था? चीन। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो पैरा ओलंपिक इसका शुभंकर क्या था? सोमेटी। इसका शुभंकर क्या था? सोमेटी। दोस्तों याद रखिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सोमेटी। और केवल टोक्यो ओलंपिक इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। इसको आप नोट कर लें, मिराई तोबा इसका शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक मैंने सारी जानकारी आपको बता दी, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। यानी कि दोस्तों एक सवाल नदी का आपसे पूछा गया है। गोदावरी नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। तो आप सबको पता है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और कहाँ पर है? ये असम में है। माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनको आप नोट कर लें, आपसे अगली शिफ्ट में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। केमांग, और दोस्तों क्या है? लोहित। केमांग, लोहित, और एक दोस्तों लिख लीजिएगा सुबनसिरी, सुबनसिरी। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। बात करते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां, तो आपको यह भी नोट करना है प्राणहिता, प्राणहिता। और दोस्तों क्या है? प्राणहिता, इंद्रावती,
इंद्रावती। और एक है वैनगंगा। वैनगंगा ये किसकी सहायक नदियाँ? ये सबकी सब गोदावरी की सहायक नदियाँ, इनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों कृष्णा नदी, इस पे कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बात करते हैं कावेरी नदी को लेकर। कावेरी नदी, इस पर दोस्तों 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों हेमावती और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। इतने पॉइंट मैंने बोले हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करें। आने वाली शिफ्ट के सवाल हैं सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार मैंने इसको नोट भी कराया है। भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 18। तो आपको ध्यान में रखना है मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख किसके अंदर है? भाग 3 के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये दोस्तों किस भाग में? भाग 4A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। इसको भी आप याद कर लें, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों भाग 18 इसके अंदर किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। आपात अनुबंध, आपात अनुबंध इसका उल्लेख किसके अंदर है? भाग 18 में किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है। जापान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। तो आपको नोट करके रखना है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, अभी मैंने आपको बताया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको भी आप याद रख लें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, माप तौल, माप तौल ये दोस्तों किस सूची का विषय है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। रूस से दोस्तों क्या लिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। क्लास को अंत तक देखें। आप औरों से 10 से 15 नंबर ठीक करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि बिहू का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही लल्लन टॉप और सिंपल सवाल है। असम, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आप सबको इसका जवाब रटा हुआ होगा। बिहू इसका संबंध किससे है? असम से है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों असम का सबसे पुराना नृत्य कौन सा? सत्रिया, सत्रिया। और दोस्तों अंबुबाची का मेला, अंबुबाची का मेला ये दोस्तों कहाँ लगता है? असम में लगता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया है? IIT गुवाहाटी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों असम की बात आई है तो आपको याद रखना है अडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न, अडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न, अडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न ये दोस्तों कहां पर बनकर तैयार हुआ है? असम के अंदर। एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? असम में। दोस्तों एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न यानी कि दोस्तों गेंडों की प्रतिमा बनाई गई है असम के अंदर, उसको ही नाम दिया गया है अडॉफ ऑफ यूनिकॉर्न। इसको आप ध्यान में रखें, ये असम में स्थित है। और दोस्तों असम से आपको क्या याद रखना है? औरांग नेशनल पार्क, नामेरी हो गया, औरांग नेशनल पार्क, ये दोनों कहां पर स्थित है? असम में। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट कर आप बताने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं केरल। केरल से तो आपको याद होगा कथकली और मोहिनी अट्टम, इनका संबंध किससे है? केरल से। तमिलनाडु ये दोस्तों क्या है? भरतनाट्यम। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो दोस्तों आपको याद रखना है घूमर, इसका संबंध किस राज्य से है? ये राजस्थान से है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों राजस्थान का आपको कालबेलिया भी याद रखना है। कालबेलिया नृत्य का संबंध किससे? ये राजस्थान से ही है। गुजरात का दोस्तों गरबा बहुत ही फेमस नृत्य है, आपको याद होगा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या है? चरकुला, नौटंकी, ये सब कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा। गोवा का एक फेस्टिवल है सिग्मो। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। एक है दोस्तों साओ जो आओ। साओ जो आओ फेस्टिवल कहाँ का है? तो आपको याद रखना है गोवा का। और दोस्तों आपको और याद रखना है देखनी, फुगड़ी। फुगड़ी और देखनी, इन दोनों नृत्य का संबंध कहाँ से? गोवा से। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है गोवा से रिलेटेड। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा दोस्तों इसको अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 56वां संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 इसको दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। हमने 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था, आपको याद होगा। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। गोवा से जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको सारी नोट करा दी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? दोस्तों युद्ध का एक सवाल पक्का है आपकी परीक्षा में। मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बैरम खां हेमू के बीच, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप नोट कर लें। कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो आपको याद रखना है मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और कब लड़ा गया था? 1540 में। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच में क्या लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत इसका दोस्तों प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको याद रखना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है? 1526 में। इसके अलावा बैरम खां तथा हेमू इनके बीच में दोस्तों क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। और ये कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1556 में। इसके अलावा महाराणा प्रताप और कौन है दोस्तों? मान सिंह, इनके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध इनके बीच में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। और कब का है? 1576 का। इसको भी आप ध्यान में रखें। और दोस्तों एक दो युद्ध आप और नोट कर लीजिएगा, जैसे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब का है? 1761 ईस्वी का है। किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको याद होगा मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच में लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। और दोस्तों बात करते हैं तराइन के युद्ध का। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जो मैंने आपको नोट करा दी, इनको आप नोट करके रखें। 100% आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं अलग से आपको और बता रहा हूँ, इनको भी आप थोड़ा नोट कर लें। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कुषाण वंश, इसके संस्थापक कौन है? कड़फिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कड़फिसस। बात करते हैं हर्यक वंश, इसके संस्थापक कौन है? बिंबसार। इसके अलावा चोल वंश, इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है चोल वंश के विजयानंद। और दोस्तों एक होता है पल्लव वंश, इसके संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे तथ्यों को सुना होगा, सारे पॉइंटों को नोट किया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, एनालिसिस पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।